मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार सारवा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय रायपुर। आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप सबको विदित है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये केवल भारत की ही नहीं बल्कि विश्व सभ्यताओं में से भारत की सिंधु सभ्यता बेजोड़ मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता का ज्ञान हमको 1921 से पहले नहीं था और तब से ये धारणा थी कि हमारी प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है। लेकिन जैसे ही हमें इस सभ्यता का ज्ञान हुआ तब पता चलता है कि भारत की जो प्राचीन सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हमने अपने लेक्चर के प्रथम भाग में सिंधु सभ्यता के नामोत्पत्ति, क्षेत्र, विस्तार एवं नगर नियोजन पर चर्चा किए। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंधु सभ्यता के निवासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन एवं उनके कला एवं तकनीकी के विकास आर्थिक जीवन पर। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, किंतु व्यापार और पशुपालन का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है। उन्नत अवस्था का ज्ञान हमको मिलता है। पहले हम चर्चा करेंगे कृषि पर। आज के मुकाबले सिंधु सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में जब सिकंदर के एक इतिहासकार ने यहाँ के बारे में लिखा है तो उस समय उन्होंने ये लिखा है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पतियां उस क्षेत्र में बहुत अधिक थी और जिसके कारण इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई, जिसके कारण हम देखते हैं कि धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया और वर्षा की मात्रा भी कम हुई। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी था। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पक्के ईंटों की दीवारें इंगित करती है कि बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले क्षेत्रों में बीज डाल देते थे और अगले बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा और फाल तो नहीं मिला खुदाई में हमको, लेकिन कालीबंगा के प्राक सभ्यता, इसे हम प्राक हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, और जो कुट क्षेत्र था वहां से हमको हल रेखा मिले हैं। इनसे यह आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, राई, ज्वार, मटर आदि अनाज पैदा करते थे। बनावली में हमको जौ के उन्नत अवस्था के या उन्नत बीज हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ तिल और सरसों का भी ये उत्पादन करते थे, ये इनकी कृषि करते थे। सबसे पहले कपास भी यहीं पैदा हुआ था, ये भी सिंधु सभ्यता के खुदाई से हमको पता चला है। इसी के नाम पर यूनान के लोग इस क्षेत्र को सिंडन कहते थे। तो इस आधार पर हम देखें कि कृषि इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जीविकोपार्जन का साधन था। दूसरा है पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। ये लोग मांस के लिए, दूध के लिए अथवा कृषि कार्यों के लिए, भार ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे। ये लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बैल, कुत्ते, बिल्ली, मोर, हाथी, सुअर, बकरी, मुर्गी आदि जानवरों को पालते थे। हड़प्पाई लोगों को हाथी तथा गैंडे का भी ज्ञान था। इन लोगों को घोड़े और लोहे की जानकारी नहीं थी। ध्यान दीजिए, सिंधु सभ्यता के निवासियों को लोहे और घोड़े का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा के लोग तांबा खेतरी राजस्थान से प्राप्त करते थे, वह सोना दक्षिण भारत से प्राप्त करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता एक उच्च कोटि की सभ्यता थी। अब चर्चा करते हैं उद्योग धंधों पर। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे।
मिट्टी के बर्तन बनाने में ये बहुत ही कुशल थे, बहुत ही प्रवीण थे, क्योंकि हमको खुदाई में मिट्टी के अनेक बर्तन सुंदर सुंदर ढंग से मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बने हुए मिले हैं, अर्थात ये चित्रकारी में भी प्रवीण थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय उन्नत अवस्था में हमको देखने को मिलता है। उसका विदेशों में भी ये लोग निर्यात करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी जौहरी का कार्य करते थे। जौहरी जानते हो ना, जो सोने चांदी बनाने का कार्य करता है। क्योंकि सिंधु सभ्यता के उत्खनन में हमको सोने के अनेक आभूषण प्राप्त हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में सोने के आभूषण के निर्माता, उनको बनाने वाले जौहरी का उल्लेख भी हमको देखने को मिलता है। मनके और ताबीज बनाने का कार्य भी इस काल में हमको लोकप्रिय देखने को मिलता है, क्योंकि काफी मनके और काफी ताबीज हमको सिंधु सभ्यता के खुदाई में प्राप्त हुए हैं। अभी तक लोहे की कोई भी वस्तु सिंधु सभ्यता की खुदाई में हमको देखने को नहीं मिलता। इससे यह सिद्ध होता है कि वास्तव में सिंधु सभ्यता के निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था। अब हम चर्चा करेंगे व्यापार पर। यहाँ के लोग आपस में पत्थर, धातु शुल्क अर्थात हड्डी आदि का व्यापार करते थे। एक बड़े भूभाग में ढेर सारी सील, जिसको मेड मुद्रा के नाम से भी जानते हैं, एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौल के हमको प्रमाण मिले हैं। वे चक्के से परिचित थे। संभवतः आजकल के इक्के, रथ जैसा कोई वाहन का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये व्यापारी थे। एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे व्यापार करने के लिए। ये अफगानिस्तान और ईरान, भारत से व्यापार करते थे। बहुत से हड़प्पाई सील मेसोपोटामिया भी हमको देखने को मिलता है, जिससे लगता है कि मेसोपोटामिया से भी उनका व्यापार होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुआ के साथ व्यापार के प्रमाण मिले हैं। साथ ही दो मध्यवर्ती व्यापार केंद्रों का भी उल्लेख हमको देखने को मिलता है, और ये कौन सा है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, दिलमुन और माकन। याद रखिए, हमेशा परीक्षाओं में पूछा जाता है दिलमुन और माकन। ये उस समय के व्यापार के महत्वपूर्ण केंद्र थे। दिलमुन की पहचान आज के फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन से मानी जाती है। तो इस प्रकार से सिंधु सभ्यता व्यापार के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण था। यहाँ के व्यापारी दूर दूर देशों तक जाते थे और दूर दूर देशों से जाकर व्यापार के माध्यम से अपने आर्थिक दिनचर्या को पूरा करते थे। अब चर्चा करेंगे राजनीतिक जीवन। सिंधु सभ्यता के खुदाई से हमको विशेष रूप से राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी नहीं मिलती। उपलब्ध अवशेषों के आधार पर विद्वानों ने ये कहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो एक विकसित नगर निर्माण सभ्यता थी। राजनीतिक जीवन इतना तो स्पष्ट है कि हड़प्पा की विकसित नगर निर्माण प्रणाली, विशाल सार्वजनिक स्नानागार का अस्तित्व और विदेशों से व्यापारिक संबंध किसी बड़ी राजनीतिक सत्ता के बिना नहीं हुआ होगा। पर इसके पुख्ता प्रमाण हमको सिंधु सभ्यता के अवशेष में देखने को नहीं मिलता कि यहाँ के शासक वर्ग कैसे रहे, उनकी शासन प्रणाली का स्वरूप कैसा था। इस बात की जानकारी विशेष रूप से नहीं मिलती। लेकिन हाँ, इतने उच्च कोटि की नगर सभ्यता यदि रही है तो निश्चित रूप से राजनीतिक स्तर भी अच्छी रही होगी, राजनीतिक लोगों की सोच भी अच्छी रही होगी, जिसके कारण इस प्रकार की एक अनुपम और बेजोड़ सभ्यता का विकास और परिवर्धन हुआ। अब आगे चर्चा करेंगे हम धार्मिक जीवन पर। हड़प्पा में पकी ईंट मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में हमको देखने को मिलती है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा दिखाया जा रहा है। विद्वानों का मानना है कि यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से हुआ हो। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह से करते थे जैसे मिस्र के लोग वहां की देवी आइसस की पूजा करते थे। प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मातृ प्रधान था।
कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति हमको देखने को मिलती है। धौलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है। इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां हैं और उसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जलाने के सबूत मिलते हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना बहुतायत रूप से होती थी। इसीलिए विद्वान ये मानते हैं कि वास्तव में सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान समाज था, क्योंकि खुदाई में हमको नारियों के से संबंधित अनेक मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिसे हम देवी के रूप में मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नहरों में एक सील पाया जाता था, जिसमें एक योगी का चित्र भी दिखाई दे रहा है। यह योगी के चित्र 3 या 4 मुख वाला है। कई विद्वान ये मानते हैं कि यह योगी शिव की मूर्ति है। मेवाड़, जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता के सीमा में था, वहां आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एक लिंगनाथ जी की पूजा होती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी योगी शिव की भी पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी लगभग 50,000 थी। फिर भी वहां से केवल हमको 100 के आसपास ही कब्र देखने को मिलता है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि सिंधु सभ्यता के निवासी अपने शव को या सिंधु सभ्यता के निवासी शव को गाड़ते नहीं बल्कि जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हमें हवन कुंड देखने को मिलता है, जो ये प्रमाणित करता है कि कहीं न कहीं ये वैदिक उपासना भी करते रहे होंगे। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी हमको देखने को मिलता है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी स्वास्तिक का चित्र अत्यंत पवित्र माना जाता है, और ये कहां कब मिला है हमको? सिंधु सभ्यता काल में। अब देख लीजिए कितनी उच्च कोटि की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता रही होगी या है, क्योंकि आज हमारे पास अस्तित्व में है, इसलिए रही होगी शब्द अब कहना उचित नहीं है, वास्तव में था। कुछ विद्वान मानते हैं कि हिंदू धर्म द्रविड़ों का मूल धर्म था और शिव द्रविड़ों के देवता थे, जिन्हें बाद में आर्यों ने स्वीकार कर लिया। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया में पुरातत्वविदों को कई मंदिरों के अवशेष देखने को मिलते हैं, किंतु सिंधु सभ्यता में इस प्रकार के मंदिर हमको खुदाई में प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिए मार्शल जैसे इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु घाटी के लोग अपने घरों में ही, खेतों में, नदी में और वृक्षों में देवी की उपासना मानते थे और उनकी पूजा करते थे। मातृ देवी के अतिरिक्त शिव पूजा, योनि पूजा, वृक्ष पूजा, नदी पूजा आदि का उल्लेख हमको सिंधु सभ्यता काल में देखने को मिलता है। केवल विशाल स्नानागार ही एक ऐसा स्मारक है जिसे पूजा स्थल माना जा सकता है। आज हिंदू जैसे गंगा में नहाने जाते थे, वैसे ही सैंधव लोग भी यहाँ नहाकर पवित्र होते थे। इस प्रकार से सिंधु सभ्यता का धार्मिक जीवन भी उच्च कोटि का हमको देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करेंगे शिल्प और तकनीकी ज्ञान, जो सिंधु घाटी सभ्यता को एक विशेष पहचान दिलाता है, और उसकी पहचान उस काल की कला, उस काल के तकनीकी ज्ञान था कि उस काल के लोगों की सोच कितनी उच्च कोटि की थी, उसमें कलाकारी का भाव कितना था। आज तो लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके कलाकारी करते हैं या कला के क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग संभवतः इसी प्रकार के ज्ञान रखते थे। इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार और उपकरण तो बनाते थे, इसके अतिरिक्त वे कांसे के भी निर्माण करते थे। देख, कांसे धातु, और कांसा कैसे बनता है आपको पता है? तांबे और टीन को जब मिलाया जाता है तब वो कांसे का निर्माण होता है। अर्थात सिंधु सभ्यता के निवासियों को धातु का ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उनको टीन और तांबे का ज्ञान था, और उनको यह भी पता था कि टीन और तांबे को मिलाने से कांसे बनता है। कांसे कठोर होता है,
सबके घर कांसे का लोटा होगा, देखे हैं आप। तो ऐसी स्थिति में सिंधु सभ्यता के निवासियों को कांसे का ज्ञान हमको देखने को मिलता है। सूती कपड़े भी इस काल में बुने जाते थे, लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण अर्थात सिक्के हमको सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। मूर्ति का निर्माण करते थे, कई मूर्तियां खुदाई में प्राप्त हुए थे। बर्तन बनाते थे। तो इस प्रकार से इनकी कलाकारी बहुत थी। इस क्षेत्र में ये अत्यंत प्रवीण थे, अत्यंत कुशल थे। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों को लेखन कला का भी ज्ञान था। इन्होंने लेखन कला का भी आविष्कार किया था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना हमको 1853 ईस्वी में देखने को मिलता है, लेकिन 1923 ईस्वी में यह लिपि पूरी तरह से प्रकाश में आई। लेकिन दुख की बात यह है कि आज के इस विज्ञान के युग में, आज के इस विद्वता के युग में भी सिंधु सभ्यता की लिखी हुई लेख को पढ़ी नहीं जा सकी। यह हमारे लिए अत्यंत दुखद विषय है। यदि वास्तव में यदि हम उस लेख का अध्ययन कर पाए तो निश्चित रूप से हमें उस काल के सभ्यता के और कई प्रमाणिक चीज का पता होगा, प्रमाणिक चीज का हमको ज्ञान हो सकता है। सिंधु सभ्यता के अवशेष से हमको यह पता चलता है कि उस काल में व्यापार में मापतल की भी उपयोगिता होती थी, उसको उपयोग में लाते थे। बाट के तरह की कई वस्तुएं हमको देखने को मिलता है। इससे यह पता चलता है कि तौल में लोग 16 या उसके आवर्तक, उसके गुणज में बाट का प्रयोग करते थे। जैसे 16, 16 के दूना 32, 32 के दूना 64, या 16 का गुना था 16, 32, 48, 64। तो इस प्रकार से वो बढ़ते क्रम में जाता था। दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक काल तक भारत में भी 1 रुपये 16 आने का होता है। आना जानते हो? 1 रुपये में कितने आना होता है? 16 आना। कभी सुने हो आना? हाँ, जैसे आपने 50 पैसे को 8 आना बोलते हैं और 2 50 पैसा मिलकर 1 रुपये बनता है। तो 1 रुपये में कितने आना हुआ? 16 आना। 1 किलो में 4 पाव होते हैं। ये सब जानकारी रखनी चाहिए आप लोगों को। 1 किलो में 4 पाव और हर पाव में 4 कनवा होता था। ये पैमाना था, माप का पैमाना था। यानी 1 किलो में 16 कनवा, समझ गए? 1 किलो में 4 पाव, 1 पाव में 4 कनवा। तो जब हम 1 किलो को डिवाइड करेंगे कनवा में तो कितना आएगा? 16। तो ये 16 का गुणज था। माप तौल में 16 के गुणज का प्रयोग सिंधु सभ्यता के निवासी करते थे। इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अवसान, इतनी उच्च कोटि की सभ्यता काल कलवित कैसे हो गई? आज भी विद्वानों के लिए ये चर्चा का विषय है, क्योंकि हम देखते हैं कि उत्थान और पतन प्रकृति का नियम है और इस उत्थान और पतन के प्रकृति के नियम के अंतर्गत सिंधु सभ्यता भी पतन की ओर चला गया या सिंधु सभ्यता का अवसान हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये बात निश्चित है कि सिंधु सभ्यता का भले ही अंत हुआ होगा, अवसान हुआ होगा, लेकिन सिंधु संस्कृति कभी भी नष्ट नहीं हुई। सभ्यता और संस्कृति में यही अंतर हमको देखने को मिलता है। सभ्यता भले ही काल के प्रहार से वो नष्ट हो जाती है, लेकिन संस्कृति कभी भी नष्ट नहीं रहती। संस्कृति हमेशा जीवित रहती है, उसमें जीवंतता रहती है, उसमें नित्य नूतनता रहती है। आज हम सिंधु सभ्यता की जब अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले सिंधु संस्कृति सामने आती है और उस सिंधु संस्कृति से हम ये सीखते हैं कि उस काल के लोगों की सोच कैसी थी। ये हमको एक प्रेरणा प्रदान करती है। इसलिए संस्कृति कभी भी नष्ट नहीं होती। सभ्यता काल के प्रहार से काल कलवित हो जाती है, संस्कृति हमेशा ही जीवंत और नूतन बनी रहती है। सिंधु सभ्यता जो संभवतः कई इतिहासकारों ने कई तिथि दी है, लेकिन 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक यह सभ्यता बनी रही। ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में हास्योन्मुख होती गई
इसके विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं है। वाल्मीकि रामायण में भी इसका उल्लेख हमको देखने को मिलता है। उत्तरकांड में वाल्मीकि जी लिखे हैं कि सिंधु नदी और उसके तट पर बसे गंधर्वों से राम के भाई भरत, जिसे त्यागी भरत के नाम से भी जाना जाता है, अपने पुत्र तक्ष के लिए भीषण युद्ध किया था, जो 7 दिन और 7 रात तक चला। तो इससे भी सिंधु सभ्यता और उसके आसपास के क्षेत्र पतन की ओर गया, ऐसा वाल्मीकि रामायण के हिसाब से उल्लेख देखने को मिलता है। लेकिन विद्वानों का एक बहुत बड़ा दल ये कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे जो विभिन्न तर्क दिए जा रहे हैं, उससे यह पता नहीं चलता कि कोई एकाकी कारण ही सिंधु सभ्यता के पतन में सहायक रहा होगा, जैसे आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, जैसे आज कोरोना फैला हुआ है, बड़े से बड़े देशों में ये एक तबाही लेकर आ रहा है। आप देख रहे हैं कई गांव के गांव चौपट हो जा रहे हैं। हो सकता है इसी प्रकार की कोई महामारी तत्कालीन समय में भी आई रही होगी, जिसके कारण सिंधु सभ्यता का अंत हुआ। ऐसे कई विद्वानों का अपना अपना मत है। कई विद्वान ये कहते हैं कि ये नदी घाटी क्षेत्र में फैला था, इसलिए भीषण बाढ़ के कारण ये सभ्यता नष्ट हो गई, जो अलग अलग समय में एक साथ होने की संभावना हमको देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना तो हमको नहीं दिखता, लेकिन महामारी कब आए किसको पता। हमको क्या पता था कोरोना जैसे महामारी आएगी और हम लॉकडाउन में रहेंगे? नहीं। लेकिन समय बदला और हो सकता है इस प्रकार के भयंकर महामारी सिंधु सभ्यता में भी आई रही होगी। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण हमको देखने को मिलता है। इससे यह भी हो सकता है कि भीषण अग्निकांड हुआ होगा और इससे सिंधु सभ्यता जलकर राख हो गई होगी। मोहनजोदड़ो के एक कमरे से एक नर कंकाल मिले हैं, जो आक्रमण, आगजनी और महामारी के हमको संकेत देते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि सिंधु सभ्यता जो एक निश्चित अवधि के पश्चात काल के गाल में चली गई, काल कलवित हो गई, लेकिन सभ्यता, संस्कृति की जैसे महत्वपूर्ण अवशेष हमारे लिए छोड़ रखा है, जिसका अध्ययन हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का जब अध्ययन करते हैं तो अपने आप में गौरवान्वित होते हैं कि हमारे देश की सभ्यता अत्यंत प्राचीन सभ्यता है, अत्यंत बेजोड़ सभ्यता है, अत्यंत नूतन सभ्यता है और हम विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से अपना स्थान तय करते हैं। अन्यथा हम जब 1921 से पहले हमको इस सभ्यता का ज्ञान नहीं था, तब हम पर यह भी आरोप लगते थे कि भारत की सभ्यता अन्य देशों की सभ्यता से नहीं है। लेकिन अब हम सीधा दावा ठोकते हैं कि हमारी सभ्यता विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं में से समकक्ष है, उनके बराबर है और कई मामलों में तो उनसे भी बहुत आगे है। तो मेरा मानना है कि जहां तक मैंने सिंधु सभ्यता के सभी तत्वों पर, सभी चीजों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने का प्रयास किया है, महत्वपूर्ण बिंदुओं को विशेष रूप से रेखांकित करने का प्रयास किया है, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में सिंधु सभ्यता से कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके विस्तार क्षेत्र हो, उनके नगर हो, अवशेष हो या और अन्य चीज, इन सारे बातों की जानकारी हमको अवश्य रखनी चाहिए और विशेष रूप से इसलिए भी पढ़ना चाहिए हमको सिंधु सभ्यता, ताकि हमें अपने अतीत की जानकारी हो। हमारे पूर्वज जो एक उच्च कोटि के विचार को लेकर अपने सभ्यता का निर्माण किए थे, उस सभ्यता के आधार पर जो संस्कृति आज हमारे लिए छोड़ रखे हैं, उसके आधार पर कई चीजें अपनाने लायक है। मातृदेवी की उपासना, आज हम वर्ष में 2 बार नवरात्र के रूप में मातृदेवी की उपासना करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। बहुत सारे चीज हैं जिसको हम सीख सकते हैं। हम स्वच्छता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। जैसे सिंधु सभ्यता के लोग गंदे पानी का निकास नालियों के द्वारा करते थे, वैसी
आज हमको करना चाहिए। कई चीज हमको सिंधु सभ्यता से सीखनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप सिंधु सभ्यता से अच्छी तरह से परिचित हो गए। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या सिंधु सभ्यता के बारे में आती है तो आप मुझ तक जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।